Hello, good morning, dear student. You are welcome in online study program. Okay, तो मैं माई सेल्फ नरेंद्र राठौड़ एंड आई एम एज फिजिक्स मेंटर. ठीक है, तो हम बेसिकली फिजिक्स को काफ़ी वाइड पढ़ने वाले हैं. 10th क्लास में जब आप पढ़ते हो तो साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स होके पढ़ते हो. यहाँ हम थोड़ा इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, इसके बहुत डिटेल से अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है. तो इस नेचर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो नेचर में आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है. ठीक है, आपने स्विच ऑन किया, फैन चलना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो भी आप चेंजेस देख रहे हो, मैंने इस मार्कर को छोड़ा तो ये नीचे गिरा, तो ये सारे जो इनको जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको अगर आप सिस्टमेटिक लॉ बना के अगर आप उनकी स्टडी करते हो, उसको हम कहते हैं फिजिक्स. यानी कि अगर किसी भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो भी नेचर की, अगर नेचर के आप साइंटिफिक या एक लॉ बना के अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो तो वो क्या है, फिजिक्स है. वो क्या है, फिजिक्स. ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप फ्रांस गए, आप फ्रांस जाते हो और फ्रांस में बेसिकली आपको क्या आती है, इंग्लिश या फिर नॉर्मली हिंदी, जो बेसिक अपन हिंदी जिसका यूज करते हैं. लेकिन मान लो कि कोई गांव से कोई पर्सन गया जिसे वहां केवल हिंदी आ रही है, उसे कुछ भी अदर लैंग्वेज नहीं आ रही, और फ्रांस में जो लैंग्वेज चलती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, फ्रेंच. वो कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच. तो अब कोई भी पर्सन को अगर कुछ भी मांगना हो, जैसे पानी की बोतल चाहिए उसे, या फिर उसे खाना चाहिए, या फिर उसे कुछ भी एनीथिंग जो भी रिक्वायर्ड सामान हो वो चाहिए, लेकिन वो लैंग्वेज यूज कर रहा है हिंदी. लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो उनको कौन सी लैंग्वेज समझ में आ रही है, फ्रेंच. तो वो पानी की बोतल मांग रहा है तो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहता क्या है, उसे क्या चाहिए. तो उसे हर दिन वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी. जो इंसान यहाँ से गया हुआ है फ्रांस में, उसे हर दिन तकलीफ होगी. हर दिन वो अपनी, उसके पास पैसे बहुत सारे हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उससे फ्रेंच नहीं आती है, तो अपनी वो रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं पूर्ति कर पाता है. मतलब कोई भी सामान मांगता है, पानी की बोतल, वो समझ नहीं पा रहे तो वो कैसे पूरी हो. तो उसे तब तक तकलीफ होगी जब तक वो फ्रेंच नहीं सीखेगा. और जिस दिन उसने फ्रेंच सीख ली लैंग्वेज, तो उसे पानी की बोतल चाहिए तो वो फ्रेंच में बोलेगा कि उसे पानी की बोतल चाहिए, तो उसे इजीली पानी की बोतल मिल जाएगी. या फिर उसे मार्कर चाहिए, मार्कर मिल जाएगा. या उसे कुछ खाने का सामान चाहिए, जो भी है वो फ्रेंच जैसे ही बोलेगा तो उसे तुरंत वहां पे वो मिल जाएगा. तो इसका मतलब जहां पे आप हो, अगर आपको वहां सरवाइव करना है, वहां सरवाइव करना है तो आपको वहां की लैंग्वेज आना जरूरी है. अगर आप फ्रांस हो तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज आना जरूरी है. जैसे कई बार होते हैं कि हम देखते हैं कि बाहर से फॉरेनर आ जाते हैं, गाँव में चले जाते हैं बड़े बुजुर्गों के पास जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी है, वो इंग्लिश बोलते हैं तो गाँव वालों को कुछ समझ में ही नहीं आता. तो ऐसे ही लैंग्वेज समझना, वहां रहने के लिए आपको वहां की लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है. तो ये मैंने लैंग्वेज की बात क्यों की तो लैंग्वेज एक्चुअली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैथ्स की. मैथ्स या फिर हम मैथमेटिक्स बोलते हैं. मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. इसका मतलब आपको फिजिक्स सीखनी है, आपको फिजिक्स सीखनी है तो आपको उसकी लैंग्वेज आना जरूरी है. और उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, मैथ्स, मैथमेटिक्स. मैथ बोल दो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. अगर आपको उसकी लैंग्वेज फिजिक्स समझनी है तो आपको वहां उसकी क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए. और लैंग्वेज उसकी क्या है, मैथमेटिक्स. इसका मतलब आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर आपको फिजिक्स समझनी है, आपको फिजिक्स में सरवाइव करना है, आपको फील करना है, तो आपको जरूरी क्या है कि आपको क्या आना चाहिए, मैथमेटिक्स. आपको क्या आना चाहिए, मैथमेटिक्स. लेकिन इतनी डिटेल से मैथ नहीं कि कुछ बच्चे घबरा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि यार हमने तो मैथ के डर से तो बायोलॉजी ली है और हमें फिर ये कैसे हो.
तो मैं आपको एक बात कंफर्म कर दे रहा हूँ कि हमें उस लेवल पे जाके मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन मैं मैथ्स की कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक उनके चीजों के बारे में नॉलेज चाहिए, क्योंकि वो बार बार सब किस में आएगी, फिजिक्स में। क्योंकि आप तो किसी चीज को उसकी लैंग्वेज के थ्रू तो समझ सकते हो, तो उसकी लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स। तो आपको अगर मैथमेटिक्स आती है, बेसिक मैथमेटिक्स, ज्यादा नहीं है, इसीलिए अपना जो फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स में वो कौन सा टॉपिक है, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स। मैं आपको ये बता देता हूं कि यह फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस स्टूडेंट को यह टॉपिक आने लग जाता है या आराम से उसको समझता है या इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ गया और उसने अच्छे से उस बातें सारी सीख ली है, तो अगर बेसिक मैथमेटिक्स आ गई है यानी कि आपको उसकी लैंग्वेज आ गई, और लैंग्वेज आ गई है तो फिर आप कहीं पे अटकने वाले नहीं है, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो हमें क्या चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स। यानी कि हमें उस बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए जिससे अपन क्या सीख सकें, फिजिक्स सीख सकें। तो आपको ये बात मैंने यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हमें मैथ्स सीखनी है, मैथ्स आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें फिजिक्स सीखनी है, क्योंकि हमें फिजिक्स सीखनी है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरी फिजिक्स का, क्योंकि इसका यूज हर चैप्टर में यूज आएगा, हर चैप्टर में यूज आएगा। मैथ्स वाले बच्चे 12th में मैथ में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर भी, लेकिन उसे अभी आने जरूरी है, क्योंकि 11th क्लास में भी तो फिजिक्स पढ़नी है उसको। तो बहुत डिटेल से ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में कि हमें कौन कौन सी मैथमेटिक्स की हमें जरूरत रहेगी, हमें कौन कौन सी मैथ पढ़नी है। ऐसे मैथ तो बहुत बड़ी है, ऐसे कई चैप्टर है, जैसे 11th 12th की मैथ्स में जैसे मान लो 50 चैप्टर है, तो क्या हमें 50 चैप्टर आने चाहिए, नहीं। हमें बेसिक कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो आपको 9th 10th स्टैंडर्ड पे भी बहुत सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। देखो, हमें जरूरत पड़ेगी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ये सारी चीजें जो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही सारी चीजें अपन रिपीट करने वाले हैं। और इसमें से थोड़ा सा बहुत प्लस करने वाले हैं जो आपने शायद 10th स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ी है। तो हमें जरूरत किसकी रहेगी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हमें जरूरत रहेगी बेसिक कोऑर्डिनेट की। बेसिक कोऑर्डिनेट जैसे अपन जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस इनमें बातें करते हैं, तो इनमें बेसिक कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत रहेगी, वो भी आपको पढ़ा दे जाएंगे। तो ये पढ़ेंगे अपन, जैसे एक वीक अपन ने ये पढ़ लिया है, या फिर 5 दिन ये पढ़ लिया है, 3 दिन ये पढ़ लेंगे। तो मैं बहुत डिटेल से आपको बाद में डिस्कस करके बता दूंगा किसको कितने दिन पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है यहाँ पे कैलकुलस, और कैलकुलस में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। आप बिल्कुल घबराइए मत, ये बहुत सारी इजी, सब चीजें इजी है। और मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या आनी चाहिए, कैलकुलस आनी चाहिए। तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कैलकुलस। तो सबसे बेसिक जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको अच्छे ढंग से क्या आनी चाहिए, कैलकुलस आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलस में अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा मिनिमा। ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है, जो आप 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पढ़ाएंगे, बहुत ईजी है, इनका एक तरीका होगा, बहुत ईजी तरीके से, अपन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हमें किसका नॉलेज रहना चाहिए, ग्राफ। थोड़ा बहुत हमें किसका नॉलेज चाहिए, ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपकी क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है। बस इतनी ही पढ़नी है आपको, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इजी पोर्शन, लेकिन इसका यूज हर जगह आएगा फिजिक्स में, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं कि
जैसे हम पिछले इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जिन बच्चों का ये फर्स्ट चैप्टर कमजोर रह गया, जिससे मान लो कि डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आता या इंटीग्रेशन नहीं करना आता, तो वह आज जाके आगे जाके उसके हर चैप्टर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तो उस प्रॉब्लम से हमें बचने के लिए ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या बेसिक कोऑर्डिनेट के बारे में या थोड़ा कैलकुलस के बारे में, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे होंगे क्या नहीं होंगे। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलकुलस की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलस में जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, और बेसिक मैथमेटिक्स में अपना जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। जो पहला टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। अब हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो ये पढ़ क्यों रहे, कहाँ इसका यूज आता है या कैसे आता है। तो बेसिक चीजें आप जैसे जैसे आप चैप्टर को हम पढ़ते जाएंगे, आपको ये चैप्टर फील आता रहेगा, तो और ज्यादा अच्छे ढंग से आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये है क्या, एक्चुअली डिफरेंशिएशन है क्या। बेसिक आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि ब्रिज बनाते हैं कि इंजीनियर की गलती की वजह से ब्रिज टूटा, या फिर कुछ भी ऐसे ब्रिज बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी सीधी शेप में कहीं पे भी कैसे बना दो, उसका एक प्रॉपर स्लोप होता है, वो प्रॉपर एक स्लोप होता है। तो उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत रहती है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत रहती है, डिफरेंशिएशन। यहाँ भी यानी कि कहीं पे भी अगर आप स्लोप की बातें कर रहे हो कि इतना स्लोप होगा जिससे ये इस तरीके से ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो वो सारे स्लोप लो पर ये अपन किस में निकालते हैं, डिफरेंशिएशन, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन। जैसे अगर आप किसी को प्लस कर रहे हो, जैसे आपने लिखा 2 और 4 और 2 और 4, एक में ऐसे लगाया और एक में आपने ऐसे लगाया, इसका रिजल्ट आप 8 दे रहे हो, इसका रिजल्ट आपने क्या दिया, 6 दिया। तो आपको ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, यहाँ 2 और 4 की बात करें, डिफरेंस क्रिएट हुआ इससे, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन। और इस साइन से हमें पता चलता है कि हमें प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ही हमें पता चलना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का भी एक साइन होता है, जिससे हमें पता चले कि हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है या फिर कैसे। तो डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है वो बेसिकली जो साइन होगा वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ये इसका क्या हो गया, साइन हो गया। जैसे मैंने कहीं पे लिखा, ऐसे लिखा, चलो डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको पहली बात तो पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने का तरीका है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे यहां लिखा मैंने, बस आज आपको केवल ये समझना है कि एक्चुअली ये होती क्या है चीजें, और अपन इसको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा डी ए बाई डी बी, तो इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर मैंने ऐसे लिखा डी एस अपॉन डी टी, इसको क्या पढ़ेंगे, डी एस अपॉन डी टी। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, डी एस अपॉन डी टी को, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी। ओके, तो मेरी बात सुनो, ये आपने डिफरेंशिएशन किया किसी का भी, जैसे मान लो dp अपॉन dv किया, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू v। तो जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, ध्यान से सुनना, जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो क्या होगा, वेरिएबल। वो क्या होगा, वेरिएबल होगा।
तो अगर dy बाई डी एक्स है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब x वेरिएबल है और x के अलावा जो भी अदर क्वांटिटी है वो सारी क्या है, कांस्टेंट है। जहां पे इसको अगर आराम से मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको फील आए। dA बाई डी बी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, यानी कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, b के रिस्पेक्ट में, तो b वेरिएबल हुआ उस जगह पे, b वेरिएबल हुआ। ds बाई डी टी है तो वहां पे t वेरिएबल हुआ और t के अदर क्वांटिटी और सारी क्या हुई, जिससे नॉर्मली आप नॉर्मली फंक्शन वर्ड आप जानते हो, नॉर्मली आप ये वर्ड जानते हो फंक्शन, जैसे मैंने कहा फंक्शन, ठीक है, बेसिक नॉलेज इनके आपको ऑलरेडी पता है फंक्शन की, इसलिए मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं बता देता हूँ फंक्शन, ठीक है। जैसे ये कोई फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, यानी ये x का फंक्शन है, इसको आप क्या पढ़ोगे, ये x का फंक्शन है। अगर मैंने इसमें ऐसे लिखा कि f1, इसका मतलब आप x की जगह आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, 1, ये क्या हो जाएगा 1 की क्यूब प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, जहां जहां x है वो ऐसे से। तो जो भी फंक्शन होता है, जैसे x का फंक्शन है या y का फंक्शन है, जैसे भी है, ठीक है, तो मैंने आपको दिया y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1, ऐसे लिखा, तो आप इसको पढ़ोगे क्या कि y जो है वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, y यहाँ पे किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। अगर ऐसे ही y लिखा था, y इज इक्वल टू लिखा था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो आप कहते हैं y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ओके, तो यहां से हमें पता चला कि कौन सा फंक्शन, जैसे ये y किसका फंक्शन है या फिर y यहाँ t का फंक्शन है। तो ऐसे ही अगर ये y के इक्वल होता, ये y के इक्वल होता, तो आप क्या कहते हैं कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ओके, जब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि अगर आपको मैं कहता कि डिफरेंशिएशन करो इसका x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करो, x के रिस्पेक्ट में, तो जो x है ना वो वेरिएबल है, तो यहां क्या हो जाएगा, x क्यूब वेरिएबल हो गया, 2 तो कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर x वेरिएबल हो गया, 3 क्या हो जाएगा, वापस कांस्टेंट हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लो यही फंक्शन होता, प्लस का लिखा रहता b, और आपको कहा जाता फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी टी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर dy बाई डी टी कहा जा रहा है तो t वेरिएबल है, t क्या है, वेरिएबल, 2 कांस्टेंट, t स्क्वायर वेरिएबल हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट t वेरिएबल हो गया, माइनस 1 कांस्टेंट हो गया, और प्लस b किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो t वेरिएबल है, तो इसका मतलब b क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, b क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये बातें आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले क्लियर किया है कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है, तो हमें यहां से पता चलता है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है और कौन सी वेरिएबल है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे कैसे, तो आपको डिफरेंशिएशन का पता चला है। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं वो मैंने बताया। अब डिफरेंशिएशन करने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल है, हर एक किसी भी चीज़ों को करने का एक तरीका होता है। जैसे मैथ में आप सब्ट्रैक्शन सीखते हो, या फिर आप डिवीजन सीखते हो, या फिर आप एडिशन सीखते हो, तो इनका एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर वे है जिससे हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो हमें जब डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो इसका भी एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर रूल बना के अपन इसको पढ़ेंगे। तो जैसे सब्ट्रैक्शन सीखते हैं या डिवीजन सीखते हैं तो आप छोटी क्लासों में बताते हैं कि डिवीजन करने के ऐसे तरीके होते हैं, अगर ऐसा फंक्शन आए तो ऐसे डिवीजन करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। अगर कोई फंक्शन कैसा फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन के बिहाफ पे हमें ये देखना है कि उसका हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ओके, तो देखो आपके पास जो फंक्शन है वो कई टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। जैसे बेसिक मैं बात करूं, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब जैसे कहीं पे आ गया कि साइन एक्स आ गया, या फिर कोस एक्स आ गया, या कोस थीटा, या टेन एक्स आ गया, कोई भी ऐसा फंक्शन आ गया, तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ऐसे सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जैसे अगर मैं आपको कहूं, जैसे आ गया एक्स क्यूब प्लस 2x, तो यानी ये x की पावर वाले फंक्शन हो गए।
ठीक है। अगर सिर्फ आपके पास 4 आ गया तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ये कैसा हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो जैसे हर चीजों को एक तोड़ने का एक तरीका होता है, जैसे मार्कर है, मार्कर को आपको तोड़ना है तो आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, लेकिन आपको कहा जाए दीवार को तोड़ना है तो क्या दीवार को आप इस तरीके से तोड़ सकते हो क्या? नहीं, फिर आपको एक अलग तरीके की जरूरत रहेगी। तो यही बात आप ध्यान से सुनो कि अगर ऐसे फंक्शन है तो उस फंक्शन को करने का एक अलग तरीका होगा जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे। अगर आपको केवल x की पावर फंक्शन है तो उसका करने का एक अलग तरीका होगा, और कोई कांस्टेंट फंक्शन आता है तो उसका डिफरेंशिएशन करने का एक अलग तरीका होगा। तो हमारा जो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो हम पढ़ते हैं कि उसका पहला रूल कि ऐसे अगर फंक्शन आ जाए, किसमें? अगर x की पावर n में फंक्शन आ जाए, अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए x की पावर n का, और आपको इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो जो पावर होती है यहां पे n क्या है? वेयर n इज कांस्टेंट, वेयर n इज कांस्टेंट, जहां पे n क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे फंक्शन आगे इसको पढ़ोगे कैसे? कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इस ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर मल्टीप्लाई में आया, और पावर को 1 से डिक्रीज कर देते हैं। पावर को 1 से क्या कर देते हैं? हम डिक्रीज करते हैं। तो पावर क्या है यहाँ पे? n। तो पावर मल्टीप्लाई में आई है और पावर को आप क्या करोगे? 1 से डिक्रीज कर दोगे। ऐसे फंक्शन जैसे x की पावर में फंक्शन आए, अगर कोई भी x की पावर में अगर फंक्शन आ रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होगा? तो ओके, अब देखो इसका, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं x की पावर n के लिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा x क्यूब, तो x की पावर n का ही तो फंक्शन है। जैसे मैंने कहा x की पावर -7, तो ये सारे तो क्या है? यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू -7। तो इन को करने का तरीका मैंने बताया कि पावर मल्टीप्लाई में आएगी और पावर को 1 से डिक्रीज करना है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया d/dx x क्यूब, ये एग्जाम्पल लिया, तो आप देखो कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3। n की वैल्यू कितनी है? 3। तो मैंने तरीका क्या बताया कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आती है और पावर को 1 से डिक्रीज करना होता है। तो पावर कितनी है? 3। तो 3 आया मल्टीप्लाई में, और पावर को 1 से डिक्रीज करो तो 3 - 1, तो क्या लिखते होगे? 3x²। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा d/dx x की पावर 21 डिफरेंशिएशन करना, x की पावर 21। तो यहां जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 21। यहां जो n की वैल्यू है वो 21, तो पावर यहां पे कितनी है? 21। तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी तो 21 मल्टीप्लाई में, और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है तो 21 - 1, तो क्या लिख सकते हो? 21 x की पावर 20। इट्स ए वेरी इजी। और एग्जांपल देखो, जैसे मैं यही कहता कि d/dx x की पावर -7, इसका करो, तो ये आप इससे कंपैरिजन करो, ये x की पावर n वाला फंक्शन है, तो पावर यहाँ n की वैल्यू कितनी है? -7। यहाँ n की वैल्यू कितनी है आपके पास? -7। तो इससे वेरी इजी प्रोसेस। ओके, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आएगी, तो पावर यहाँ पे क्या है? -7। आप ये ध्यान में रखो कि बच्चा यहाँ क्या कर लेता है? +7 कर लेता है। +7 नहीं है यहाँ पे, वो 7 लेके आता है। आपको जो भी साइन होगा विथ साइन आपको आगे लेके आना है। तो n की वैल्यू क्या है? -7। ओके, x, और 1 से डिक्रीज करेंगे तो -7 में फिर आप -1 करोगे तो क्या हो जाएगा? -7 x की पावर -8, -7 x की पावर -8, तो क्या हो गया? -7 x की पावर -8। ओके, इट्स ए वेरी इजी प्रोसेस कि हमने ये तरीके सीख लिया। जैसे मैं आपसे कहता कि d/dx, एक एग्जांपल ये लेता कि 1/x³ की करो, तो क्या करता है स्टूडेंट कि 1/, यहाँ n की वैल्यू आपने क्या ली है? 3। यहाँ n की वैल्यू कितनी ली है? 3। तो 3x की पावर 3 - 1 करोगे, क्या कर रहे हो? 2। और मोस्टली 90% स्टूडेंट इनिशियल स्टेज में यही करता है, लेकिन ये क्या है? गलत है। बिकॉज जो हमने तरीका सीखा है वो किसका सीखा है? x की पावर n का सीखा है। क्या ये x की पावर n का फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन है 1/x की पावर n। ये फंक्शन है 1/x की पावर n। तो इसे फंक्शन को, इस तरीके को हमें सवाल करने को किस तरीके से हम करें? तो इधर देखो मेरी बात ध्यान से,
ऐसे फंक्शन होते हैं। तो आप बेसिकली जानते हो कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर इनमें कैसे करते हैं कि आपने ऐसे लिखा जैसे 1/x की क्यूब है, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जब ऊपर जाता है तो पावर के जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर ये माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है, प्लस है तो ये किसका हो गया, माइनस। तो आप इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो गया, x की पावर -3, n की वैल्यू -3, तो पावर मल्टीप्लाई में तो -3 x की पावर -3 -1, तो क्या हो गया -3 x की पावर -4, -3 x की पावर -4। तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि हमें इसको किस तरीके से हैंडल करना है कि पावर है तो पावर कैसे मल्टीप्लाई में लाना है। यह आपको पता चला कि यह है गलत क्यों है, आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि ये गलत क्यों है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ क्या है, 1/x की पावर n है और हमने तरीका किसका सीखा है, x की पावर n का। तो ये गलत तरीका है। सबसे पहले आपको इसको सही तरीके से लिखना है। तो हम जानते हैं कि 1/x क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, x की पावर -3, और x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन करने का तरीका हमें आता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिलेंगे जिसमें आपको डिफरेंशिएशन आपको करने। मैं बेसिकली और थोड़ा सा आगे एक दो एग्जांपल और लेता हूं इसके। जैसे मैंने एग्जांपल लिया √x, किसका, √x की डिफरेंशिएशन √x। तो बच्चा यहां से क्वेश्चन जो अराइज होता है वो कि √x का तो आपने सिखा ही नहीं है, आपने किसका सिखाया है, x की पावर n का। आपने किसका सिखाया है, x की पावर n का। तो मैं आपको एक याद करूं कि रूट किसके लगता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मीन्स क्या है, पावर 1/2। तो यहां √x का मतलब पावर क्या है, 1/2। यहां √x का मतलब यहां पावर कितनी है, 1/2। √x का मतलब क्या है, यहां पे पावर कितनी है, 1/2। तो आप इस बात को समझो कि यहां पावर है 1/2। पावर कितनी है, 1/2। ओके, इट्स ए वेरी इजी प्रोसेस। यहाँ √x का मतलब पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। ओके, तो अब देखो इस बात को समझो कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1/2। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो कर लो तरीका, पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से आप क्या करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगी। तो 1/2 x की पावर 1/2 -1 कितना होता है, माइनस का 1/2। और अभी अभी हमने देखा था कि पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, नीचे जाने पे ये क्या हो जाएगी, प्लस का 1/2। क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। और x की अगर किसकी पावर 1/2 है तो उसका मतलब उसके क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, उसके क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 √x। ये मैंने करके बताया आपको। मैं आपको बता दूं कि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, इसका यूज आएगा। इसलिए मैं आपको ये डायरेक्टली बता रहा हूं कि कभी भी अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आता है किसका, रूट का, तो रूट का आप डायरेक्टली याद लीजिए 1/√x। क्योंकि हमें जिसकी तैयारी करनी, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी, तो हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर चीजों को डिराइव करें, हर चीजों को डेराइव करें। और डेराइव करने से हमारा बहुत सारा टाइम जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है। इस वजह से हमें डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए। बात प्रॉब्लम यह आ जाती है कि हमें डायरेक्टली कैसे ये याद हो पाएगा। जिससे मुझे याद है, इसका बहुत एक इजी मेथड है कि इसका कम से कम आपको हजारों बार 11th और 12th क्लास में यूज करना होगा। और बार बार जो चीज यूज में आती है तो बेसिकली आपको वो नॉर्मली याद हो जाती है। तो ये बार बार यूज में आएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप कोशिश करिए कि फर्स्ट टाइम में आप इसको लर्न कर लो। √x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, ये इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है, बार बार इसको रिपीट नहीं करना पड़े। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोटबुक में इसको स्टार लगा के इसको याद करने का एक तरीका बना लीजिए। ओके, तो आज हमने देखा कि एक फंक्शन देखा x की पावर n, और उससे रिलेटेड मैंने आपको 5-7 एग्जाम्पल करके बताएं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आपकी सीट में, जो जीपीएस साइंस एकेडमी की सीट है, आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और फर्दर जो आपको क्लासेज में हम डीपीपी दे रहे हैं उसमें भी ये बहुत सारे, इसके बहुत सारे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। आप इनके एग्जाम्पल्स कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो या जानने के लिए हो तो आप डाउट क्लास में हमारे इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे आपको बता दिए हैं, इसके बहुत सारे आपको अपनी सीट में मिलेंगे और
आपको जो डीपीपी दी जा रही है उस डीपीपी में मिल जाएंगी। तो फर्दर जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि फर्दर जितने भी एग्जाम्पल ऐसे, तो आप बेसिक चीजें हैं मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आपको सरवाइव करना है, फिजिक्स सीखनी है तो उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, और वो लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स। और हमें बहुत डिटेल से मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, हमें बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, इसलिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ये बात पता चली कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सर हम फिजिक्स में मैथ्स को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो मैंने इसको डिटेल से बताया। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप डाउट क्लास में डिस्कस करो, सीट में बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल आज ही करने हैं आपको। ओके, थैंक यू।